नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे भारतीय संविधान। एंड लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने क्या कहते हैं, संघ की कार्यपालिका एंड देन राज्य की कार्यपालिका डिस्कस किया था। आज दोस्तों उसके आगे के टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसे कि जैसे संघ शासित प्रदेश होते हैं हमारे, हमने राज्य की कार्यपालिका तो देख ली। संघ में क्या होता है, जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, यानी जिनमें केंद्र का शासन हो, तो केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं। ठीक है, फिर केंद्र और राज्य में क्या संबंध होता है। एंड देन फिर जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनको किस निधि के द्वारा, जैसे संचित निधि होती है, यानी किसके द्वारा उनको वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे आयोग बने हुए हैं अलग अलग, वो सब हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। एंड देन सबसे लास्ट में पंचायती राज डिस्कस करते हैं। एंड आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है भारतीय संविधान का। ठीक है, तो इसमें हम संविधान को पूरा कंप्लीट करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन से होते हैं, जिनमें राष्ट्रपति शासन करता है। यानी कि जो वहां पे जिसको नियुक्त किया जाता है, जिस प्रशासक को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसको राज्यपाल नहीं, उसको उपराज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्यों में होता है राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों में होता है उपराज्यपाल। कौन होता है दोस्तों? उपराज्यपाल। ठीक है, या फिर इनको दोस्तों मुख्य आयुक्त भी कहते हैं किसी किसी कंडीशन में। क्या बोलते हैं? मुख्य आयुक्त। मुख्य आयुक्त भी कहते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे किस केस में मुख्य आयुक्त कहा जाता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, और जिनके इसके द्वारा जिसकी नियुक्ति होती है प्रशासक की, उसको उपराज्यपाल कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। ठीक है, देन जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, कितने हैं दोस्तों हमारे केंद्र शासित प्रदेश? 8 हैं, है ना। 8 यूनियन टेरिटरी है। कौन कौन सी है? स्टार्टिंग से चलते हैं, यानी नॉर्थ टू साउथ चलते हैं। सबसे ऊपर है लद्दाख, दूसरे नंबर पे है जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड पे है दिल्ली, फोर्थ पे है चंडीगढ़, फिफ्थ पे है दोस्तों दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, क्योंकि ये एक हो चुकी है अब, है ना। फिर छठे नंबर पे कौन है? ये आ गया पुडुचेरी। सातवें पे हो गई लक्षद्वीप। एट पे हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है दोस्तों, ये आठ के आठों क्या है हमारी केंद्र शासित प्रदेश है। यानी यहाँ पे शासन किसका होता है? राष्ट्रपति का। एंड इनके शासन के लिए कौन सा प्रशासक नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा? उपराज्यपाल, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, अब इनमें से दोस्तों तीन तीन केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है। विधानसभा है तो मुख्यमंत्री भी होगा, है ना। तो कौन किस किस में है? एक तो जम्मू कश्मीर में है, एक दिल्ली में है। ठीक है, एक दिल्ली में है और एक पुडुचेरी। तो ये तीन में क्या है? इन तीन में विधानसभा भी है। ठीक है, बाकियों में नहीं है। बाकी में केवल और केवल कौन है? प्रशासक है, यानी सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ विधानसभा भी है और मुख्यमंत्री भी इनका नियुक्त होता है। क्लियर? अब दोस्तों बात आती है कि किस केस में इसको मुख्य आयुक्त कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए चंडीगढ़ है। ठीक है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में जो उपराज्यपाल है, यानी जो प्रशासक है, वो क्या कहते हैं, पंजाब का ही नियुक्त होता है। यानी जो पंजाब का राज्यपाल है, चंडीगढ़ का भी प्रशासक वही होगा। उस केस में चंडीगढ़ के जो राज्यपाल है उसको, यानी चंडीगढ़ का जो उपराज्यपाल है, जो प्रशासक है, उसको उपराज्यपाल ना कह करके क्या कहा जाएगा? मुख्य आयुक्त कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो राज्यपाल ऑलरेडी इसका है, पंजाब का है, तो इसलिए उसको उपराज्यपाल ना बोल करके उसके लिए डिफरेंट वर्ड है क्या? मुख्य आयुक्त, क्योंकि वो पंजाब के साथ साथ इसका भी प्रशासक है। इसका, चंडीगढ़ का भी, है ना। तो चंडीगढ़ के केस में उसको मुख्य आयुक्त कहा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं हमने किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 153 के तहत ये था कि एक राज्य में हर व्यक्ति को, एक व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। लेकिन देन अगर आपको याद हो, तो एक सातवां संविधान संशोधन आया था। सेवंथ कौन सा आया था? संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन आया था 1956 में, जिसके तहत यह था कि एक व्यक्ति, एक से ज्यादा राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एंड देन जो उसको वेतन भत्ते मिलेंगे, वो उस अनुपात में मिलेंगे जिस अनुपात में राष्ट्रपति डिसाइड करे, है ना। यही था ना हमारा सेवंथ संविधान संशोधन। तो इसके तहत
पंजाब का जो राज्यपाल है वो एज अ प्रशासक किसका भी होगा, चंडीगढ़ का भी होगा इसके तहत। ठीक है, उसको लेकिन क्या बोला जाएगा, उसको मुख्य आयुक्त कहा जाएगा। क्लियर दोस्तों इतनी बात। अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स कि अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, इन सब में दोस्तों प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ का क्या, मुख्य आयुक्त होता है, क्योंकि पंजाब का राज्यपाल ही क्या होता है, चंडीगढ़ का भी प्रशासक होता है, इसी वजह से चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त कहा जाता है उसको। क्लियर। देन संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अब जैसे मैंने बताया कि जो तीन यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, इन तीनों में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी वो उपराज्यपाल के द्वारा ना हो करके किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति द्वारा होगी। ओके, ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध। अब केंद्र राज्य संबंध हमने किस में पढ़ा था, आप जानते हैं, हमने अनुसूची नंबर 7 यानी शेड्यूल 7 में हमने केंद्र और राज्य के बीच में संबंध पढ़ा था कि केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध है, इस चीज का प्रावधान भी हमारे संविधान में है। अब वो क्या है, वो किसके तहत दिया हुआ है संविधान ने, वो दोस्तों सूचियों के तहत दिया हुआ है ना। तीन तरह की सूची पढ़ी थी हमने, संघ सूची, संवर्ती सूची एंड राज्य सूची, ना किसमें, शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 में क्या था दोस्तों, एक तो संघ सूची पढ़ी थी हमने, दूसरी राज्य सूची पढ़ी थी, एंड तीसरी समवर्ती सूची यानी कनकरेंट लिस्ट। अब इसमें ये कैसे एस्टेब्लिश करता है दोस्तों संघ, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। पहले हम देख लेते हैं केंद्र और राज्य सरकार में है क्या, हमने पढ़ा क्या क्या था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रपति ही होता है ना, राष्ट्रपति होता है, फिर लोकसभा हो गई, देन राज्यसभा हो गई। इन तीनों को मिला के क्या बनता है, इन तीनों को ही मिला के क्या बनता है, संसद बनता है ना। सेम ऐसे ही राज्य में क्या होता है, राष्ट्रपति का राज्यपाल होता है, फिर लोकसभा की जगह विधानसभा होती है, एंड विधान परिषद होता है, जो कि केवल 6 राज्यों में ही है फिलहाल। कौन कौन से राज्य थे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका विधानमंडल। ठीक है, एक और होता है इसमें महान्यायवादी, जिसको आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें इसमें होता है दोस्तों महाधिवक्ता। ठीक है, आप जानते हैं महान्यायवादी किसका क्या कार्य है इसका, इसका ये सरकार का वकील होता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, एंड क्या कहते हैं, ये उसको नियुक्त करता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने योग्यता, यानी बनने की योग्यता रखता हो। सेम ऐसे जो महाधिवक्ता है ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। ये ये जो महाधिवक्ता होता है ये भी उच्च कोटि का ज्ञाता होता है, यानी यानी न्याय का उच्च कोटि का ज्ञाता होता है। एंड देन ये किसका, ये उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, जिसको राज्यपाल एज अ महाधिवक्ता नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये हो गई केंद्र सरकार, ये हो गई राज्य सरकार, आप इनको भली भांति जानते हैं, है ना। अब दोस्तों बात आती है शेड्यूल की। ठीक है, तो संघ सूची में दोस्तों वे विषय होते हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय महत्व से रिलेटेड होते हैं। राष्ट्रीय महत्व, अब राष्ट्रीय महत्व से जैसे कि पूरे राष्ट्र की पूरे राष्ट्र यानी पूरे इंडिया की रक्षा का महत्व, यानी एक विषय हो गया। ठीक है, रक्षा से रिलेटेड हो गया, या जो भी फॉरेन यानी जो भी विदेशी मामले होते हैं वो सब हो गए, कि किस तरह से हमारे क्या कहते हैं संधि है दूसरे देशों से, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे किस में आते हैं, विषय संघ सूची में आते हैं। यानी वे विषय जिन पर केवल और केवल केंद्र सरकार क्या बनाती है, कानून बनाती है। केंद्र सरकार आप जानते हैं कि यानी सांसद। ठीक है, तो संघ सूची में वे विषय हैं, वे विषय जिन पर जिन पर केवल केंद्र सरकार ही क्या बनाती है, कानून बनाती है। केंद्र सरकार कानून बनाती है केवल। ठीक है, कितने विषय हैं दोस्तों संघ सूची में, इसमें है दोस्तों 100 विषय, 100।
हालांकि जो जब संविधान लिखा गया था तब इसमें 97 थे, तो बाद में 3 विषय और बढ़ा दिए गए और 100 विषय हैं इसमें, जिन पर केवल और केवल केंद्र सरकार बनाती है कानून। कौन कौन से विषय थे भाई? वो राष्ट्रीय महत्व से रिलेटेड है, रक्षा, विदेशी मामले, ये सब होगा इसमें, ठीक है। देन आती है दोस्तों राज्य सूची। राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है। राज्य सरकार कानून बनाती है। हालांकि कुछ विशेष महत्व ये भी है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार भी इन विषयों पर कानून बना सकती है, ठीक है, लेकिन वो बहुत विशेष परिस्थितियां हैं, ठीक है। कानून बनाती है। अब दोस्तों इसमें कितने विषय हैं? इसमें दोस्तों विषय हैं क्या कहते हैं, 61। कितने वन है? 61 विषय हैं राज्य सूची में। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? ये दोस्तों क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं, जैसे कृषि हो गई, क्योंकि किसी किसी क्षेत्रफल यानी किसी किसी क्षेत्र में गन्ना हो गई उसकी मुख्य फसल किसी राज्य की, किसी की हो गई चावल हो गई, किसी के गेहूं हो गए, किसी के मसाले हो गए, किसी के इलायची हो गई, है ना। तो ये अलग 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 यानी कृषि से जो रिलेटेड होते हैं वो कानून बना सकती है राज्य सरकार। वहाँ की शिक्षा से रिलेटेड, शिक्षा हालांकि समवर्ती सूची का पार्ट है, या फिर वहाँ के स्वास्थ्य का कि किस तरह से वो स्वास्थ्य मैनेज करती है। देन उनकी शिक्षा भी हो गई एक तरह से, ठीक है, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र है, ये सब चीजें इसी के अंदर आते हैं। कितने विषय हैं इसमें? इसमें 61 विषय है, लेकिन स्टार्टिंग में दोस्तों इसमें 66 विषय थे। कितने थे? 66 विषय थे। इसमें से 5 विषय हटा करके समवर्ती सूची में डाले गए थे, ठीक है। तो समवर्ती सूची में क्या है? जिसपे केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य दोनों ही, ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सके, ठीक है, दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब मान लीजिए कोई एक विषय है जिसपे केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया और राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया, उस केस में क्या होगा? उस केस में दोस्तों जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून है वो ही मान्य होगा। राज्य सरकार वाला द्वारा बनाया गया कानून वहीं पर ही समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें केंद्र की पावर ज्यादा है इस वाली विषय में, इस वाली सूची में। तो ये समवर्ती सूची है। इसमें दोस्तों कितने विषय हैं? इसमें है दोस्तों 52 विषय। कितने? 52 विषय, ठीक है। इन ये 52 विषय, इसमें दोस्तों स्टार्टिंग में 47 थे, 5 विषय इसमें से कम करके इसमें जोड़ दिए गए, तो अब इसमें 52 विषय हैं। क्लियर हुई बात दोस्तों? तो केंद्र राज्य संबंध में दोस्तों क्या है कि केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, ठीक है। उसके खिलाफ यानी उसका यानी जिसमें है ना न्यायालय का कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया, नहीं न्यायालय को इससे बाहर रखा गया है। केवल और केवल किसकी शक्तियों का बंटवारा है? ये केंद्र और राज्य है, और उन दोनों के बीच में क्या भी है? संबंध भी है, कि जैसे कि समवर्ती सूची में। एंड ये किस में आता है? हमारे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में आता है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। ये आप देख चुके हैं। अब संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है, ठीक है, यानी कि सांसद को होता है। आप जानते हैं सांसद भी क्या है, ठीक है। इसमें जैसे कि रक्षा हो गई, विदेशी मामले हो गए, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि हो गई, जनगणना हो गई, विदेशी ऋण, डाक एवं टेलीफोन का हो गया, ठीक है, प्रसारण हो गया, ये सारे के सारे, वायु एवं जल परिवहन हो गया, ये सारे विषय इसमें संघ सूची में है। नेक्स्ट हमने राज्य सूची पढ़ी थी। राज्य सूची में कौन बना सकता है एकमात्र अधिकार? राज्य विधानसभा, विधानमंडल को है, ठीक है। आप विधानमंडल जानते हैं क्या है, ठीक है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में सांसद भी इस पर कानून बना सकता है, ओके। इसमें कितने विषय पढ़े हमने? इसमें दोस्तों 61 विषय देखे हमने, उसमें 100 देखे थे संघ सूची में, ठीक है। कितने देखे? 100 विषय थे। इसमें कौन कौन से विषय हैं? जैसे लोक सेवा, कृषि हो गया, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस भी आ गई इसी में ही, ठीक है। लोक होगा, स्वास्थ्य आ गया, स्थानीय शासन आ गया। स्थानीय शासन से क्या मतलब है? यानी नगरीय शासन, यानी पंचायती राज गांव के लिए, एंड नगर के लिए नगरीय प्रशासन, जिसमें नगर निगम आ गए, ठीक है। तो ये सब सारे किसमें आ गए? स्थानीय प्रशासन इसी का ही पार्ट है। क्योंकि आपने देखा होगा डीपीएसपी में जो क्या आर्टिकल्स मेंशन है उसमें भी पंचायती राजों का उल्लेख किया जाता था, ठीक है। तो ये क्रय क्रय विक्रय और जैसे सिंचाई कहाँ कहाँ उनको प्रोवाइड होगी, तो ये सारे विषय किसमें आते हैं? राज्य सूची में आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों समवर्ती सूची। इसमें शामिल विषयों पे
राज्य विधानमंडल भी बना सकता है, और साथ ही साथ कौन बना सकती है इसमें, केंद्र सरकार यानी सांसद। सांसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इसमें टोटल कितने विषय हैं, 52 विषय हैं, जिसमें से जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, जल मार्ग, शिक्षा, कारखाना, आर्थिक, ये सारी योजनाएं जो बनती है, वन, ठीक है, ये जितने भी ये सारे विषय होते हैं, ये सब समाचार पत्र हो गया है, ठीक है, नियंत्रण हो गया जनसंख्या का, ये जितने भी विषय हैं ये सिर्फ किसमें का पार्ट है, समवर्ती सूची का। क्लियर। नेक्स्ट आता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय परिषद, अंतरराज्य परिषद। है दोस्तों मेंशन अनुच्छेद 263। इसके तहत क्या होता है दोस्तों, इसके तहत होता है कि जो केंद्र और राज्य के बीच में जो समन्वय स्थापित करता है कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इसका गठन करता है, किसका, अंतरराष्ट्रीय परिषद का। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 263 के तहत। ठीक है, सबसे पहली बार कब बना था ये, जून 1990 में बना था। एंड लागू कब हुआ था, यानी इसका जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वो 10 अक्टूबर 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। इनमें कौन कौन सदस्य है, यानी कौन कौन इसका सदस्य होता है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है, और इसके द्वारा चुने गए 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने, 6 सदस्य ये अपने चुन सकता है, जो कि ज्यादातर कैबिनेट यानी जो मंत्रियों कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उन्हीं में से ही वो चुनता है। क्लियर। एंड देन और कौन कौन होता है इसमें, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं प्रशासक यानी उपराज्यपाल होंगे, और जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री होता है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश में कौन होता है, उपराज्यपाल होता है, आप जानते हैं। एंड जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, उनके मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। क्लियर। इस दोस्तों जो परिषद है, इसकी अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। एंड मान लीजिए कि कभी इसकी बैठक हो रही हो और प्रधानमंत्री वहां पे प्रेजेंट ना हो, देन प्रधानमंत्री अपने जो 6 कैबिनेट मिनिस्टर चुनता है ना, उनमें से किसी एक मंत्री को वो वहां का उसका अध्यक्ष बना सकता है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री की क्या कहते हैं शक्ति है इसमें। ठीक? परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कम से कम दोस्तों 10 सदस्य होने चाहिए इसकी बैठक करने के लिए। ठीक है, इसकी गणपूर्ति के लिए कितने चाहिए, 10 सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए, तभी इसकी बैठक बुलाई जा सकती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है दोस्तों निर्वाचन आयोग। आप जानते हैं निर्वाचन आयोग कौन क्या करता है काम, यानी ये जो चुनाव कराता है वो सब किसके द्वारा किए जाते हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, राज्य का निर्वाचन आयोग अलग होता है और केंद्र का कराने के लिए अलग होता है। क्लियर। तो संविधान के भाग 15 में 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग का गठन होता है। कब हुई था इसका गठन, 25 जनवरी 1950 को ही हो गया था। ठीक है, यानी संविधान जब लागू हुआ था उससे एक दिन पहले। ठीक है, इससे एक दिन पहले क्या हुआ था, 24 जनवरी को हमने राष्ट्रपति को चुनाव किया था, याद है, मैं आपको बता चुका हूं, अदरवाइज आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, निर्वाचन आयोग का गठन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य सदस्य होते हैं दो और, यानी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा यानी जो इसका मेन अध्यक्ष होगा, और अन्य कौन होंगे, इसके 2 सदस्य और मिलते हैं इस आयोग का गठन करने के लिए। ठीक है, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है दोस्तों, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। ओके, नेक्स्ट, इसका कार्यकाल कब तक होता है, 6 वर्ष का, या फिर 65 वर्ष की आयु अगर वो कंप्लीट कर चुका है तो उसको अपने पद से क्या करना पड़ेगा, अवकाश ग्रहण करना पड़ेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर ही वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। एंड दोस्तों जो इनको वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं सभी अधिकारियों को, वो संचित निधि द्वारा होते हैं। अभी हम संचित निधि भी डिस्कस करेंगे कि संचित निधि होती क्या है, उसमें जो राशि जमा होती है वो किन के द्वारा होती है, उसका जो यूज है वो किन के द्वारा होता है। ठीक है, और उसका जो मेंशन्ड है संविधान के आर्टिकल में वो किस आर्टिकल के साथ वो मेंशन्ड है। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, चुनाव आयोग। ठीक है, तो चुनाव आयोग के मुख्य कार्य क्या है, भाई चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची को तैयार करना,
ठीक है, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, क्योंकि राजनीतिक दल कितने हैं दोस्तों? अभी अभी 6 राजनीतिक दल हैं। कौन कौन से हैं? कितने हैं राजनीतिक दल? 6 हैं, 6। पहला हो गया बीजेपी हो गई, दूसरी हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, तीसरी हो गई बहुजन समाज पार्टी, चौथी हो गई कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, पांचवी हो गई आप यानी आम आदमी पार्टी, ठीक है, एंड पीपल्स पार्टी, ठीक है, पीपल्स पार्टी। तो ये अब ये दोस्तों इनके लिए जो क्राइटेरिया होता है ये चुनाव आयोग ही तय करता है कि कितनी हमारी यानी कि राज्य लेवल का दर्जा किस पार्टी को प्राप्त होता है। आपको इसी साल यानी 2023 में ही प्राप्त हुआ है, इसी साल ही, कि एक क्या होगी, ये एक यानी राष्ट्र पार्टी बन चुकी है। अब ये इसके बनने की क्राइटेरिया क्या है? सिंपल सा एक क्राइटेरिया है कि आप 4 राज्यों में आप अच्छी बहुमत हासिल कर लीजिए, उसके बाद आपको क्या राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो आपने किस किस राज्य में करा है? यानी केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों में 4 चाहिए इसको, ठीक है, पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए। किस किस में किया है? दिल्ली में तो किया ही है, देन पंजाब में किया है, ठीक है, गोवा में किया है, एंड गुजरात में किया है, ठीक है। इसी वजह से ये क्या है, 6 राज्य राष्ट्र पार्टी है हमारे भारत में। ओके, चलिए नेक्स्ट, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो चुनाव चिन्ह क्या क्या है? बीजेपी का कमल का फूल है, कांग्रेस का हाथ का पंजा है, ठीक है, इसका बीएसपी का क्या कहते हैं वो है हाथी, आपकी झाड़ू है ना, इस तरह से है। जैसे पीपल्स पार्टी की पुस्तक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे चुनाव चिन्ह प्रोवाइड कौन करता है? क्या कहते हैं, निर्वाचन आयोग ही डिसाइड मतलब इनको देता है। देन चुनाव करवाना तो मेन पार्ट है ही इसका। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता भी तैयार करता है। आचार संहिता दोस्तों एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। क्या होते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट, यानी जब चुनाव होता है तभी आचार संहिता लागू करते हैं। ये किनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है? किन कौन इनको फॉलो करता है? ये फॉलो करते हैं जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, यानी जो भी उम्मीदवार हैं वो पार्टीज करती हैं इसको फॉलो। जैसे कि मान लीजिए किसी को आप धन नहीं दोगे, आप यानी किसी की वोट नहीं खरीदोगे, यानी धन का लाभ नहीं, यानी धन का लालच नहीं दोगे किसी को, ठीक है, ये इसका एक कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। या फिर ये होता है कि जिस दिन चुनाव होने हैं उसके जब वो समाप्त होते हैं चुनाव, उसके 48 घंटे पहले तक ही आप क्या कर सकते हैं? चुनाव का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यानी 48 घंटों के अंदर ना तो आपको कोई चुनाव का प्रचार करना है और ना ही किसी को उसके संबंध में यानी वोट मांगना नहीं है एक तरह से, ठीक है। तो चुनाव का प्रचार बंद कर देना 48 घंटे पहले, ठीक है, 48 घंटे पहले। तो इस तरह के इसमें कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड होते यानी लिखे होते हैं जो कि राष्ट्रीय दलों को जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनको फॉलो करने होते हैं। ओके, देन मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया आप जानते हैं किसको हटाया जाता है महाभियोग लगा करके? भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इन सबको महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। सेम ऐसे ही इसके लिए प्रावधान है, मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए भी यही प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट आता है दोस्तों लोक सेवा आयोग। आप जानते हैं ये अधिनियम 1919 में एस्टेब्लिश हुआ था, है ना, 1966 में इसका सर्वप्रथम क्या हुआ, स्थापना की गई, जो कि हमारा अधिनियम 1919 आया था, है ना, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, है ना। इसका अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? इसमें भी दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा ही होती है, और इसको वेतन भत्ते भी इस भारत की संचित निधि से ही दिए जाते हैं, ठीक है। करंट में इसकी संख्या कितनी है? इसके सदस्यों की संख्या 10 है करंट, ठीक है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की अगर उसने आयु कंप्लीट कर ली हो उसके बाद वो पद से रिक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों राज्य का लोक सेवा आयोग। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, लेकिन हटाया राज्यपाल द्वारा नहीं जाता है, ठीक है। तो क्या नियुक्ति कौन करता है राज्य के लोक सेवा आयोग की? राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का है, यानी राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, ठीक है। और इसके जो पद मुक्त करने के लिए 62 वर्ष है, ठीक है। उसकी 65 वर्ष थी केंद्र के लिए, लेकिन राज्य के लिए वो 65 वर्ष कर दी गई है पद से रिक्ति की। क्लियर? नेक्स्ट आता है दोस्तों वित्त आयोग। वित्त आयोग आप जानते हैं कि जो कि
जो यानी जो फाइनेंस जो मैनेज करता है हमारे इंडिया का, ये किसके तहत गठित किया जाता है? ये दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया जाता है। ठीक है। और इसके गठन का अधिकार किसको है? अगेन ये भी किसको है? राष्ट्रपति को है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य भी नियुक्त किए जाते हैं। भारत के संविधान 381 के तहत क्या है? राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों पर सांसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है, इनकी जो रिपोर्ट होती है। ओके। देन राज्य वित्त आयोग का गठन दोस्तों भारतीय संविधान के 243 जय, ठीक है, जय पार्ट है, उसके तहत किया जाता है राज्य के वित्त आयोग का। ठीक है, ये है, ये केंद्र का है 280 के तहत। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। अब ये क्या है दोस्तों? ये यानी कि सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, यानी सभी के पास सभी को इक्वल अवसर मिलने चाहिए। उसी के लिए ये दो, क्या कहते हैं, ये दो आयोग गठित किए गए थे, यानी एससी और एसटी के लिए। ठीक है, एससी का जो आता है, ये आता है 338 में। 338 के तहत अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। एंड 338 ए, 338 ए या फिर 338 कै भी कह सकते हैं, उसके तहत क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित किया गया। ठीक है, तो ये यानी संविधान में मेंशन है, तो दोनों कैसे हैं? दोनों ही संवैधानिक निकाय हैं। ओके। देन 1990 में 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ। कौन सा आर्टिकल? 338। ठीक है। देन फिर दोस्तों 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको दो भागों में बांट दिया गया, यानी 338 जो कि अनुसूचित जाति के लिए था, 338 कै जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए था। ठीक है, तो 338 कै दो भागों में विभाजित कर दिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एंड देन 338 कै राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ओके, ये 89वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया प्रावधान। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग अस्तित्व में आया था। देन इसमें क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, जो कि इसका कार्यभार संभालेंगे। ओके। देन इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल दोस्तों 3 वर्ष का होता है। एंड जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा होती है। ओके। नेक्स्ट, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। दोस्तों ये कैग होता है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा कैग। ये कहाँ पे मेंशन्ड है? ये 148 से 151 तक प्रावधान है इसके लिए। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए कोई भी विकास का कार्य किया सरकार ने, ठीक है, उसमें कितना व्यय हुआ, यानी कितना खर्च हुआ, इन सब की लिस्ट को, इस सब का जो लेखा जोखा है वो कौन करता है? कैग करता है कि इतना खर्चा हुआ है। देन फिर वो जाके उसको वेरीफाई करता है। ठीक है, वेरीफाई करता है कि इतना मेंशन्ड है कि इतना इतना खर्चा हुआ है, ये सारा वैलिड भी है, यानी उनको वैलिडेट करता है एक तरह से कि इतना खर्चा हुआ है, कि इतना ही हुआ है या इन्होंने कुछ घोटाला कर दिया, तो यही पकड़ता है घोटाला सब कुछ। कौन? कैग। ओके। एंड इसकी नियुक्ति भी दोस्तों किसके द्वारा होती है? इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो नियंत्रण और महालेखा परिषद की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लेकिन उसको पद से सांसद के दोनों सांसदों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है। ओके, यानी जो भी, क्या कहते हैं, अगर इसको मान लीजिए हटाना है पद से, तो क्या होगा? एक पारित किया जाएगा, एक तरह से एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जो कि दोनों सदनों से बहुमत के आधार पर इसको फिर हटा दिया जाएगा। ओके। इसके जो पदावधि होती है, यानी कार्यकाल कितने का होता है दोस्तों? 6 वर्ष का होता है। उसके बाद फिर ये अवकाश ग्रहण कर लेता है। इसको दोस्तों सार्वजनिक धन का संरक्षण भी कहा जाता है। किसका? सार्वजनिक धन का संरक्षक, क्योंकि यही देखता है कि भाई सरकार ने कितना व्यय किया, वो व्यय सही जगह लगा भी या नहीं लगा। ठीक है, इस सब चीज को ये वेरीफाई करता है, इसलिए उसको सार्वजनिक धन का संरक्षण कहते हैं। सार्वजनिक धन का क्यों? क्योंकि जो भी सरकार का ऐसे कमाती है भाई, जो भी हमसे, यानी जो लोग यानी जनता है, जो भी पब्लिक है, उनसे जो टैक्स वसूलती है, वहां से सरकार की कमाई होती है। ठीक है, जो भी दूसरे देश मतलब सीमा शुल्क ग्रहण करती है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज होते हैं। ओके। एंड देन फिर जो भी जो राजस्व वसूलते हैं,
उससे, यानी वो सारे के सारा जो मेंटेन रखती है वो हमारी संचित निधि रखती है। एंड देन उसमें जो यूज करते हैं उसको धन को, वो लोगों के डेवलपमेंट में अगेन उसी के यानी लोगों के डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। जो वो लोगों का जो डेवलपमेंट हुआ है, जैसे रोड बन रही है या कोई स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, इनमें जो यूज होता है धन, वो सारा का सारा संचित निधि में से लिया जाता है। और जब यूज होने के बाद जो बिल बन के आता है, उसकी जो वेरिफिकेशन करता है वो यही करता है। ठीक है, इसी वजह से इसको सार्वजनिक धन का संरक्षण कहा जाता है। भारत के प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि अधीन इसके हैं, जिस पर ये क्या करता है, जिसकी ये सम परीक्षा करता है। ओके। नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पहला विनियोग लेखा, लेखाओं पर लेखा रिपोर्ट। दूसरी वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट। सरकारी उपक्रमों पर लेखा रिपोर्ट। तो ये 3 तरह की रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को जारी करता है। देन राष्ट्रपति इसको यानी लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों सदनों के बीच इसको रखता है। ओके, यानी प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य का महाधिवक्ता, ये भी उच्च कोटि का ज्ञाता होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। ये किसके तहत है? ये अनुच्छेद 165 के तहत है। ठीक है, ये सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है राज्य के लिए, क्योंकि केंद्र के लिए कौन था? महान्यायवादी था, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था। ओके, राज्य के लिए कौन है? महाधिवक्ता। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। देन ये कौन, इसकी योग्यता बनने की क्या है? जो कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो, वही कौन बन सकता है? महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा। ओके। नेक्स्ट, इसके कार्य और अधिकार क्या है दोस्तों? राज्य सरकार की विधि ऐसे विषयों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वही सौंपता है राज्यपाल को कार्य, तो उन पे सलाह दे सकता है राज्यपाल को। ठीक है। दूसरा, विधिक रूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हो। उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। ओके। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों के बीच सभा में, सभा में यानी कि क्या कहते हैं, जो सभा होती है ये विधानसभा एंड विधान परिषद के बीच की जो बैठकें होती है, उनमें जब वो कानून बनाने के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उस डिस्कशन में वो भाग ले सकता है, उसमें बोल सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन सिर्फ इसको क्या अधिकार नहीं है? इसको मत देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये वहां का सदस्य नहीं है, ये विधानसभा का सदस्य नहीं है। तो इसलिए ये क्या नहीं दे सकता? ये केवल मत नहीं दे सकता, बाकी सब काम कर सकता है। यानी वो उस डिबेट में भी शामिल होगा, वो क्या कहते हैं, वो अपना पक्ष भी रख सकता है। ठीक है, वाद विवाद भी कर सकता है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 के तहत इसको शक्ति प्रोवाइड है कि ये विधानमंडल की सभी बैठकों में क्या कहते हैं, सम्मिलित हो सकता है, वहां पे डिस्कशन कर सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। केवल और केवल मत नहीं दे सकता, है ना। जब कानून पास होता है तो मत दिया जाता है ना वहां के सदस्यों के द्वारा, विधानसभा के। तो आर्टिकल 88 के तहत इसको केवल मत देने का अधिकार नहीं है, बाकी सब अधिकार हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नीति आयोग। ये दोस्तों पहले योजना आयोग के नाम से था। तो 1 जनवरी 2015 में, ठीक है, 2015 में मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत योजना आयोग को खत्म करके एक नया आयोग की गठित हुआ। कौन सा? नीति आयोग, जिसका मतलब है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया NITI। इसी के तहत नीति आयोग का गठन किया गया। क्लियर? नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, यानी कि इनके सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने नीति आयोग के? हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष हैं अभी करंट में। नेक्स्ट, गवर्निंग काउंसिल के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं, यानी जो अन्य सदस्य ये सब होंगे इसके। ओके। नेक्स्ट आती है दोस्तों संचित निधि। ये किसमें अनुच्छेद में मेंशन है? ये अनुच्छेद में 266 के पहले क्लोज के तहत एक भारत की संचित निधि होगी, जिसमें कि सभी राजस्व का धन जाकर के इंक्लूड होता है। कौन कौन से राजस्व होते हैं? जैसे कि आयकर, यानी जो हम टैक्स भरते हैं। ठीक है, निगम आयकर हो गया। ठीक है, सीमा शुल्क हो गया, उत्पादन शुल्क हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया। जितने भी ये एक तरह से जितनी भी सरकार की कमाई है ना, वो सारी की सारी किस में जाकर इंक्लूड होती है? ये सारी की सारी इंक्लूड होती है भारत की संचित निधि में। ठीक है, कि एक निधि होती है जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है।
ओके। अब दोस्तों इसमें से कोई भी धनराशि अगर निकालनी है, तो वो जो निकालनी है वो कैस किसके द्वारा, यानी ये सारी मेंटेन किसके द्वारा होती है? भारत की सांसद द्वारा मेंटेन होती है संचित निधि। यानी जितना भी अगर उसमें से व्यय करना है ना संचित निधि में, तो ये किसकी किसकी पावर है? ये सांसद की पावर है। यानी एक पहले बिल प्रस्ताव होगा कहाँ पे? लोकसभा में, देन राज्यसभा में, देन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही आप संचित निधि में से खर्च करने के लिए आप धन निकाल सकते हैं। ओके। तो संचित निधि में से कोई धनराशि किसके द्वारा निकाली मैनेज की जाती है? सांसद द्वारा। ओके। वो भी किस तरह का विधेयक पारित हुआ है, किस तरह का, किस नाम से पारित होता है वो प्रस्ताव? विनियोग विधेयक पारित करके। एंड देन जब वो एक्सेप्ट हो जाए, यानी पुल्ला जब राष्ट्रपति के उस पर सिग्नेचर हो जाए, देन उसके पश्चात ही उसमें से धन निकाला जा सकता है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 114 का तीसरा क्लोज। ओके। देन भारत की संचित निधि, भारतीय व्यय निम्न है। कैसे कैसे? भाई राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति, जितने भी अधिकारी हैं, इन सबको, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सबको वेतन और भत्ते संचित निधि से ही दिए जाते हैं। देन फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इन सबके वेतन भत्ते पेंशन भी। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, उसके वेतन भत्ते पेंशन। देन भारत के नियंत्रक यानी कैग जो है, उसको भी, है ना, कैग पढ़ा ना हमने, आर्टिकल 148 से 151 तक, है ना। तो वेतन भत्ते पेंशन उसको भी इसी में से ही मिलते हैं। ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, क्योंकि भारत भी ऋण लेता है ना, जो वर्ल्ड बैंक है वो देता है ना, इसको हम अर्थव्यवस्था में डिस्कस करेंगे। ओके। कोई अन्य व्यय जो कि संविधान द्वारा, सांसद निधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया गया है, उसका भी धन इसी में से ही निकाला जाता है। ठीक है, भारत की संचित निधि में से। एक होती है दोस्तों आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि क्या है? ये अनुच्छेद 267 में मेंशन्ड है। इसके तहत क्या है? यानी कि मान लीजिए कभी पर आपातकाल लगाया हुआ है, आपातकाल के केस में क्या कहते हैं, संचित निधि में से नहीं निकाला जाता धन। या मान लीजिए कोई अप्रत्याशित कोई व्यय है, उसके लिए संचित निधि में से निकाला जाता धन, उसके लिए आकस्मिक निधि है। यानी अप्रत्यक्ष और आपातकाल के दौरान कौन सी निधि में से निकाला जाता है धन? आकस्मिक निधि से। ठीक है। और ये किसके कंट्रोल में रहती है? ये दोस्तों राष्ट्रपति का कंट्रोल रहता है इस पे। ठीक है। उसमें किसका था? सांसद का था। यानी सांसद में वो विनियम विधेयक पारित होगा, देन ही आप धन निकाल पाएंगे। लेकिन इसमें क्या है? राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए, देन फिर आप डायरेक्ट इसमें से धन व्यय कर सकते हैं। एंड देन जब वो फिर आपातकाल निपट जाता है, अगेन वो जो धनराशि निकाली गई है वो वापस से इसमें ही डाल दी जाती है। ठीक है। तो यानी इसमें कुछ ही प्रावधान के तहत आप धन निकाल सकते हैं। तो सांसद और विधानमंडल को यथास्थिति भारत का राज्य की आकस्मिक निधि तो सर्जित करने की शक्ति देता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 267। यह निधि भारत की आकस्मिक अधिनियम 1950 के द्वारा गठित की गई थी। ठीक है। जब तक विधानमंडल अपूरा, अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता, तब तक संचित निधि में से नहीं निकाला जा सकता। केवल आकस्मिक निधि से ही क्या धन निकाला जा सकता है। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब संविधान में संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत ही आपने मतलब जो संविधान सांसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है। किसमें? आर्टिकल 368 के तहत। अब दोस्तों ये तीन तरह से संशोधन हो सकता है। एक, जिसमें सबसे पहला है साधारण विधि द्वारा, दूसरा है बहुमत विधि द्वारा, तीसरा है जिसमें राज्य भी इंक्लूड हो जाते हैं, यानी राज्यों की भी मंजूरी आ जाती है। ओके। तो देख लेते हैं। सबसे पहले पहली विधि कौन सी है? साधारण विधि। इसमें क्या होगा? सांसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकार कर लेता है, एंड देन फिर क्या, संविधान का अंग बन जाता है। ओके। दूसरा, इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों? जैसे कि नए राज्यों का निर्माण करना है। ठीक है। यानी कि जो आर्टिकल 4 है, जिसके तहत दूसरा और तीसरे के यानी सांसद को विधि द्वारा वो शक्ति प्रोवाइड है कि वह नए राज्यों का गठन कर सकता है, और साथ ही नए राज्यों की जो सीमा है उसमें परिवर्तन, नामों में परिवर्तन। उसी के तहत हमारे शेड्यूल के पहला शेड्यूल और चौथा शेड्यूल क्या हो सकता है? अमेंड हो सकता है ना। तो राज्य सीमा और नाम में परिवर्तन, भारत की नागरिकता समेत संबंधी अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में परिवर्तन। ओके। हाँ, है ना। तो ये सारे के सारे किसमें होता है?
ये सारे के सारे साधारण बहुमत द्वारा ही, यानी साधारण क्या कहते हैं, साधारण प्रक्रिया द्वारा यानी साधारण विधि द्वारा इसमें चेंज कर सकते हैं। ओके। देन दूसरा है दोस्तों बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। इसके तहत क्या है, यदि सांसद प्रत्येक सदन द्वारा कुल बहुमत उपस्थित हो और मतदान लेने वाले सदस्यों ने 2/3 मतों से उस विधेयक को पास कर दिया, एंड देन फिर राष्ट्रपति के स्वीकृति यानी साइन होते ही वो अगेन क्या बन जाएगा, संविधान का अंग बन जाता है। ओके। इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों, इसमें 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 कौन कौन से आते हैं, इसमें जैसे कि राष्ट्रपति निर्वाचन को अगर तुम्हें चेंज करना है आर्टिकल 54 को, ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति को चेंज करना है, अभी तो 5 साल का है, उसको में भी चेंज करना है, देन फिर अनुच्छेद 55 के तहत इसको चेंज करना हो, ठीक है। तो इस तरह की जैसे सांसद की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, तो इस तरह के संशोधन बहुमत द्वारा ही स्वीकृत होते हैं। ओके। और कौन कौन से होते हैं, जैसे केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघ न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, 7वीं सूची के कोई विषय, यानी अगर उन्हें, जैसे हमने पढ़ा था कि पहले 66 विषय थे राज्य सूची में, अब 61 है, बाकी के 5 विषय किसमें कन्वर्ट कर दिए गए, समवर्ती सूची में, है ना। समवर्ती सूची में अब कितने हैं, 52 आर्टिकल है, पहले 47 थे। तो इन सब में ये सब है, ये सब किससे होंगे, ये बहुमत विधि द्वारा ही होते हैं संशोधन। ओके। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे संशोधन बहुमत विधि द्वारा पारित हो सकते हैं। एंड कुछ इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो तीसरी विधि यानी कि जो बहुमत भी होना चाहिए, यानी 2/3 सदस्यों का बहुमत से भी पास हो गया, एंड आधे से ज्यादा राज्यों को भी उसको समर्थन देना पड़ेगा, यानी उसकी पूरी पुष्टि के बाद ही वो लागू होगा। ठीक है, तीसरा ये पार्ट था संशोधन का। ओके। देन लास्ट कंसेप्ट आता है दोस्तों पंचायती राज का, यानी जो स्थानीय स्थानीय या नगरीय जो प्रशासन है, जिसमें आर्टिकल को सॉरी अनुसूची कौन सी थी, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, 11वीं ग्रामों के लिए और 12वीं नगरों के लिए थी, है ना। तो उस चीज का जो कंसेप्ट था वो किसके तहत आया, पंचायती राज के तहत, जिसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया 243। ठीक है, 243 आप ध्यान रखिएगा, कौन सा आर्टिकल है इसके लिए, 243 आर्टिकल। दोस्तों लॉर्ड रिपन ने 1882 में संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता है, यानी उन्होंने ये पास किया था, है ना। आपको ध्यान होगा जब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था। ओके। तो रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि सबसे पहले 1882 में इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। देन पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य में किया गया था। ओके। कौन से जिले में, नागौर जिले में। ओके, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, ये सिर्फ तथ्य है। देन इसके लिए कौन कौन सी समितियां गठित की गई, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई 1957 में। देन उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई, जिसने इसको दो जिसने इसको 2 स्तरीय बैठक में डिवाइड किया था। ठीक है। देन उसके बाद जीवी के राय समिति 1985 में गठित की गई। ओके दोस्तों। देन नेक्स्ट, पंचायत की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार राज्य के गवर्नर को है। ओके। देन अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में गठित हुई थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो दो स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई। ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, अनुच्छेद 243 कैसे आया था, यानी जिसमें टोटल 16 अनुच्छेद थे, और कौन सी अनुसूची डाली गई संविधान में, 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया पंचायती राज के लिए, है ना, आप जानते हैं। नेक्स्ट और क्या कहता था दोस्तों इससे रिलेटेड तथ्य, कि वर्ष 1986 में गठित एम एल सिंधवी समिति की सिफारिशों पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये इसका अंग बना, इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था पहली बार। ओके। देन वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्य में, एंड अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों में ये इसकी व्यवस्था की गई है। ओके। देन 74वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों नगर पालिका
ठीक है, क्या आ गया? नगर पालिका, यानी ये नगर प्रशासन आ गया, क्योंकि कौन सी अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में है। इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत भाग 9 क्या जोड़ा गया, 9 जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 तय से यह तक जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ओके, तो ये अगेन तथ्य है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नगर पालिका को 12वीं सूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन स्थिति में 6 माह के अंदर अगेन चुनाव करा दिया जाएगा। ओके, नगर पालिका के कितने प्रकार है? नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर नियम, नगर निगम। ठीक है, नगर पंचायत वो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि नगर क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहा है, यानी जो गांव थे नगर बने हैं जस्ट, तो उनमें नगर पंचायत होगी। देन नगर परिषद जो छोटे नगर हैं, एंड देन जो नगर निगम है वो बड़े क्षेत्रों को कहा गया, बनाया गया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा संविधान कंप्लीट होता है। अभी आप जानते हैं कि नया संसद भवन बनाया गया था 2020 में, तो उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी, है ना? ये कहाँ पे है? कहाँ पे उद्घाटन हुआ इसका? नई दिल्ली में हुआ था। ओके, किसके द्वारा हुआ? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने इनका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया। ओके, देन उसके बाद सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत इसका उद्घाटन हुआ। इसके तहत कौन सी परियोजना थी? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली में इसका निर्माण हुआ। किसने किया इसका डिजाइन तैयार? विमल पटेल ने इसका डिजाइन तैयार किया। और जिस कंपनी ने इसको बनाया, कौन सी थी वो कंपनी? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका निर्माण हुआ। ओके, तो ये सभी तथ्य आप ध्यान रख लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लिख ले लीजिए। ओके, देन नेक्स्ट और क्या क्या है इससे रिलेटेड? नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपए का नया सिक्का लॉन्च किया। दोस्तों कभी भी इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, उसी के तहत कुछ नए करेंसी या कुछ स्पेशल करेंसी बनाई जाती है, तो इसके अवसर पर 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया था। ओके, देन नए संसद भवन की क्या क्या विशेषता है? इसका आकार त्रिकोणीय है। नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार हैं, थल, जल और नभ को समर्पित है। ठीक है, तीनों एक एक किस किस को समर्पित है? थल, जल और नभ को समर्पित है। और साथ ही थल वाले को कर्म द्वार बोला गया, जल वाले को ज्ञान द्वार बोला गया, एंड नभ वाले को शक्ति द्वार का नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। देन इसके निर्माण में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का यूज हुआ है, यानी ये पत्थर इसको इसके जो दीवारें या बनी हुई है, ये इसी की बनी हुई है। ओके, जो कहां से लाया गया था? राजस्थान से। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नए सांसद पर क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6.5 मीटर है। यह कांस्य से बना है। ओके, कौन से धातु से बना है? कांस्य से। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में कितने? 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, सांसद में स्थगन प्रस्ताव सांसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है, यानी जो स्पीकर होता है। ओके, सामान्य स्थगन प्रस्ताव को 4:30 बजे ही लाया जाता है, ये टाइमिंग है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। क्लियर? यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, तो दोस्तों उसकी सदस्यता समाप्त की जाती है ना? अगर मान लीजिए कोई भी सदस्य 60 दिनों तक मतलब अटेंड नहीं किया उसने, एंड देन वो बिना किसी नोटिस के वो अवकाश ग्रहण कर लेता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत? 101 के चौथे क्लोज के तहत। सांसद सदस्य को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के 40 दिनों की अवधि के दौरान गिरफ्तारी मुक्ति प्रदान की जाती है, वो भी केवल दीवानी मामलों में, है ना? जैसा कि राज्यपाल को प्रोवाइड है, तो गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में, यानी जो दीवानी मामले होते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे दोस्तों इससे रिलेटेड। दोस्तों अगर आपको, तो हमारा यहाँ पे ही संविधान संविधान कंप्लीट कर होता है। अब जितने भी हमारे जो भी बचे हैं टॉपिक्स, वो हम क्वेश्चनों के थ्रू करेंगे। अभी इसका हम प्रैक्टिस सेट करते हैं संविधान का नेक्स्ट लेक्चर में। अगर दोस्तों वीडियो आपको आज की अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने किया नहीं है हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको जितना भी हो सके। तब तक के लिए थैंक यू।